अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ हम ज़हरा और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट अपडेट्स। और हमेशा की तरह से आज भी आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके मैं आ गई हूँ। और आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। पहले भी आप उनसे मिल चुके हैं, उनकी वीडियो देख चुके हैं और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था कि जिस तरह से उन्होंने मार्केट्स की चीज़ों को डिफ़ाइन किया था। आप लोगों ने दोबारा से फरमाइश की कि उनसे जो है दोबारा से मार्केट के नए खुलासे पूछे जाएँ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर यासिर याकूब सर, जो कि YS सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर भी हैं। तो आज हम इनसे नए जो है ना मार्केट के खुलासे और नई बातों के बारे में जो है ना डिस्कशन करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक बात हमारी मार्केट की जो आज तक किसी को भी समझ नहीं आती कि इतना एडवांस दौर आने के बाद भी जहाँ पे सोशल मीडिया और इंटरनेट पे इतना मतलब कोई भी चीज़ आप सेकंड्स में जो है वो सर्च कर सकते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में अगर देखें और उसको कंपेयर करें अगर पाकिस्तान से, तो यहाँ पे हमेशा पाकिस्तान जो है ना वो आखिर में आता है अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी अब कम नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अब मौजूद हैं। लेकिन आज भी स्टॉक मार्केट में वही पुराना निज़ाम चल रहा है अकाउंट ओपनिंग के हवाले से। कि यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग इतनी मुश्किल है कि यहाँ पे अगर एक बंदा अकाउंट खुलवाने आता है तो 10-15 दिन लग जाते हैं उसको। और अगर कंपेयर करें बाहर की मार्केट से तो वहाँ पे विदिन 5 to 15 मिनट आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो हमारी मार्केट में ऐसी क्या वीकनेस है जो आज तक ये मसला सॉल्व नहीं हो पाया? मैं समझता हूँ कि अब 10-15 दिन नहीं लगते, पहले बिल्कुल लगते थे। अब नई चीज़ें भी आ गई हैं। पहले हमारे पास ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का कोई मीडियम नहीं था, अब हमारे पास ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग है। पहले ये होता था कि हाँ ठीक है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होते थे जिसके अंदर 40-50 पेज हैं जो एक क्लाइंट को 40-50 बार साइन करने हैं। फिर आपकी उनसे डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं कि भाई उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है और क्या मतलब अगर सोर्स ऑफ इनकम ये है तो उनकी इनकम है क्या, उसके हिसाब से फिर कितना अकाउंट खुलना। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि पूरी दुनिया में ली जाती हैं। पाकिस्तान में मसला ये है कि एक तो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है, दूसरा ये मसला है कि अगर डॉक्यूमेंटेड एक आदमी जो है उसके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो वो अपना वही डॉक्यूमेंट जो कि उसने बैंक में अकाउंट खोलते वक्त वहाँ पर जमा कराया है, फिर अगर उसने कहीं और अगर वो कोई कमोडिटी में ट्रेड कर रहा है तो उसने अगर वहाँ पर अकाउंट खोला है तो उसने वहाँ जमा कराया है, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में खोला है तो वहाँ जमा कराया है। तो जो मसला मुझे पर्सनली ऐसा दिखता है जो है वो ये है कि अगर हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम आ जाए गवर्नमेंट के पास, जो कि एक आदमी का डेटा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो कि बैंक में जमा हुई है, जो कि कमोडिटी में जमा हुई है, वो सिस्टमेटिकली फेच कर ले। और अगर हमारे पास स्टॉक मार्केट में हमने जैसे ही उसकी NIC अपने सिस्टम में डाली वो वहाँ पर डेटा आ जाना चाहिए। ये अभी तक हमारे पास नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि 15 दिन लगते तो अब 15 दिन नहीं लगते। आज की तारीख में आप फॉर एग्जाम्पल YS सिक्योरिटीज़ हैं, आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएँ, वेबसाइट के ऊपर आप फर्स्ट चीज़ देखेंगे अकाउंट ओपनिंग। आप अकाउंट ओपनिंग क्लिक करें, वहाँ पर फॉर्म आ जाएगा। इट्स नॉट इवन मोर देन 2 पेजेस। आपको वहाँ पर अपनी थोड़ी डिटेल डालनी, जैसे कि आपका नाम, आपकी एज, ये वो, और वो डिटेल्स डाल के आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर देंगे हमारे पास यहाँ पर लिंक आ जाएगा, वो से हमने वो चीज़ें देखनी है और हमने आपको फ़ौरन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट भेज देनी है। और अब तो इतना ईजी होगा कि वो डॉक्यूमेंट्स आप मुझे स्कैन कर दें, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास यहाँ स्कैन आ जाएंगे। वही डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने पास से प्रिंट करना, आपको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वही चीज़ मुझे नेशनल क्लियरिंग में जमा करा देनी है। एंड विद इन 24 आवर्स आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 15 दिन 20 दिन लगते हैं। लोगों का ये होता है कि वो ऑनलाइन से ज़्यादा फिजिकल अकाउंट खुलवाने के लिए जो है वो इंसिस्ट करते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। अगर आप मुझे दुनिया की एग्जाम्पल दे रही हैं तो दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस पाकिस्तान से मे बी ज़्यादा नहीं हो, लेकिन वहाँ पर यूटिलाइजेशन ज़्यादा है।
तो अगर वहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से बैठ के दुबई में स्टॉक में अकाउंट खुलवाना है, हमें यहाँ से अलबत्ता तो पाकिस्तान से अलाउड ही नहीं है, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस अगर हमारे मुल्क से अलाउड होता और हमें वहाँ पर अकाउंट खुलाना था, या हमें यूएसए में अकाउंट खुलाना था, या हमें यूके में अकाउंट खुलाना था, यू कैन जस्ट गो ऑन देयर वेबसाइट। आपने उनकी वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है, अकाउंट एप्लीकेशन वहीं पर फिल कर देनी है। विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स उनकी तरफ से आपको ईमेल आ जाएगी, आपका अकाउंट खुल गया है। उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपसे वेरिफिकेशन ले लेंगे, जाके पासपोर्ट है, बैंक स्टेटमेंट है, वेरिफिकेशन 2-3 और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ले लेंगे और आपका अकाउंट खुल जाएगा। यही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। लेकिन अगर आप मुझसे मेरी बात करें तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में अगर अकाउंट खुलवाना चाहूँ अपना, तो मैं ऑनलाइन जाके खुलवा सकता हूँ। लेकिन अगर बात यह है कि जो लोग फिज़िकली आना चाहते हैं, जो एक ट्रेडिशन है पाकिस्तान का, तो उसमें तो देखें वही बात है कि आपको आना है। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन अकाउंट फॉर्म फिल करेंगे तो 2 पेज का है, अगर आप फिज़िकल अकाउंट फॉर्म फिल करेंगे तो वो आज भी 15-20 पेज का है। तो उसको वही 7-8 उसके अंदर सिग्नेचर्स करनी है, वो आएंगे तो सिग्नेचर्स करनी है, डॉक्यूमेंटेशन जमा करानी है। अच्छा, एक रेगुलेशन हमारे पास ये भी है कि नो योर कस्टमर के तहत KYC जो है हमारी, उसके तहत हमें अपने क्लाइंट को इतनी अच्छी तरीके से जानना है कि चाहे वो अगर कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी उसका है तो वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो इससे पहले था बायोमेट्रिक के लिए एक क्लाइंट को स्टॉक एक्सचेंज आना ही पड़ता था, अपनी बायोमेट्रिक देकर फिर ही वो अकाउंट एक जाके थोड़ा प्रोसेस में आगे बढ़ता था। अब बायोमेट्रिक भी ख़त्म हो गया, जो कि और इजी हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन उसी तरीके से जमा करानी है। जो सबसे बड़ा हर्डल हमें जो पेश आता है अकाउंट ओपनिंग के हवाले से, वो ये है कि काफ़ी लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती है। अब एक आदमी है जिसको फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का अकाउंट खोलना है, लेकिन अगर उसकी सैलरी ही 50,000 रुपये है तो आई विल जस्ट अज्यूम कि वो साल में 6 लाख रुपए कमा रहा है। अगर वो साल में 6 लाख रुपए कमा रहा है तो वो साल में 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की सेविंग कर रहा है। तो अगर वो 4 साल सेविंग करेगा तो वो पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में मेरे पास 10 लाख रुपए का अकाउंट खोल सकता है। तो ये तो वो सैलरीड पर्सन हो गए। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसे भी बिज़नेस तबके भी हैं जो कि अब आपको ही पता है हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड तो नहीं होती है, लेकिन अगर उनको खुलवाना तो फिर हम उनका अकाउंट नहीं खोल सकते क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। तो सबसे बड़ा मसला ये है या तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या तो अवेयरनेस नहीं है। टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस्ड हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें उस एरिया में कहीं हम लैग कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों को हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो आपकी इंफॉर्मेशन बैंक से और दूसरे इदारों से फेच कर ले हमारे सिस्टम के अंदर भी नादरा के थ्रू, ताकि हर जगह एक क्लाइंट को एक ही डॉक्यूमेंट बार बार नहीं देना पड़े। सबसे बड़ा हसल ये है इस वक्त। लेकिन एक चीज़ ये है कि हमारे स्टॉक मार्केट में हर खासा हम अकाउंट नहीं खुलवा सकते, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होती हैं अकाउंट खुलवाने की, जैसे बैंक स्टेटमेंट है आपकी, जो है ना वो सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अब हर किसी के पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं कि उनका जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट हो। कुछ लोगों का तो ऐसा भी होता है कि बैंक में अकाउंट ही नहीं होता, तो उनके लिए कोई मतलब रास्ता नहीं है अकाउंट खुलवाने का। उनके लिए कोई रास्ता नहीं हो। अब आपको जब आना ही बैंक के थ्रू है तो आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अच्छा, कैश के ऊपर काम क्यों नहीं होता? कैश के ऊपर काम इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमें नहीं पता कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। जब तक एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हमें अगर नहीं मालूम कि हमारे क्लाइंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है। उसमें आपको नहीं मालूम कि वो कौन से ऐसे पैसे हैं जो कहाँ पहले यूज़ हो चुके और फिर यहाँ पर आके इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात स्टॉक एक्सचेंज की है, मेरे ख्याल से वाहिद बिज़नेस है, वाहिद इदारा है जो कि वाइट है, और इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड इदारा मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई और होगा, जहाँ पर आपकी टैक्सेशन ना ही आप बचा सकते हैं ना ही आप छुपा सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर सिर्फ अगर वाइट बिजनेस को मैं कहूँगा पाकिस्तान के अंदर वो स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स की तादाद कम है, तो एक वजह इसकी ये भी देखने में आती है कि यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। लोग काफ़ी इसको ज़्यादा रीज़न बनाते हैं कि यहाँ पे लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, इस वजह से यहाँ का रुख नहीं करते। तो आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा वैलिड रीज़न कौन सा है? देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ एक वजह से ना ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इट नीड्स टू मैनी रीज़न्स। तो अगर आप ये कहेंगे कि ये दोनों वजहें इक्वली हैं या फिर इसके अलावा भी और भी वजहें, ये हम इन दो की अगर बात करें तो फाइनेंशियल अवेयरनेस मैं नहीं समझता कि इतनी कोई बुरी है जिसकी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2.5-3 लाख इन्वेस्टर्स हैं। ये इसी मुल्क के
मेरे ख्याल से 5 मिलियन लोग इस वक्त क्रिप्टो में हैं, इसी मुल्क के 2 मिलियन लोग आपके कमोडिटी और फॉरेक्स में हैं। स्टॉक मार्केट में कम क्यों है? क्योंकि जितनी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर होती है वहाँ वो और कहीं भी ज़रूरत नहीं है। फिर अवेयरनेस की जगह अगर मैं आपसे ये कहूँ सब्र, कि यहाँ पर 90% 80% लोग इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हम सुबह जाएं, एक चीज़ 5 रुपए की लें, शाम को 6 रुपए की बेच के आ जाएं। अगर यहाँ पर एक ये माइंडसेट आ जाए कि मैं जिस कंपनी के शेयर ले रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से समझ के लूँ कि आज मैं उस कंपनी के शेयर लेके उस कंपनी के बिज़नेस में उसका पार्टनर बन रहा हूँ, तो अगर मैं वो कंपनी खुद आज जाके लगाता, मैं उसकी एक फैक्ट्री को सेटअप करता और आज जाके उस फैक्ट्री पर सेटअप करने के बाद मैं चीज़ एक बनाता और उसको मार्केट में बेचता, तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि मुझे आज अगर मैं उसमें 1 रुपया लगाता तो मुझे उस 1 रुपये को पूरा 1 रुपया कमाने के लिए या अपने आप को ब्रेक इवन पर लाने के लिए मुझे कम से कम 3 से 5 साल लगे। तो जब मैं इतनी ईजीली उस कंपनी का पार्टनर सिर्फ शेयर्स खरीद के बन रहा हूँ, तो मुझे एज एन इन्वेस्टर मुझे ये समझना चाहिए कि अगर उस कंपनी को 4-5 साल लग रहे हैं ब्रेक इवन पे आने के लिए, तो अगले 3-4 साल लग सकते हैं एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे आने के लिए। उसके बाद फिर एक कंपनी 4-5 साल बाद जब आती है, उसके बाद वो डिविडेंड्स भी देती है, उसके बाद आपको अर्निंग्स भी दिखाती है, आपको बोनस भी देती है, जो भी उनकी अचीवमेंट्स होती है वो आपके साथ शेयर करती है। लेकिन हमारा माइंडसेट यहाँ पर ऐसा बहुत कम लोगों में आपको मिलेगा। मे बी 20% 80% लोग यही है कि मैं आऊँ सुबह शेयर लूँ, सुबह शाम को या 50 पैसे बचे या रुपया बचे या रुपया चले जाए और मैं ट्रेडिंग करके चले जाऊँ। इस माइंडसेट के साथ मेरा नहीं ख्याल कि स्टॉक मार्केट क्या इकोनॉमी भी नहीं चल सकती है। इकोनॉमी की एग्जांपल मैं आपको इसे दे दूं। हमारी पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम है, लेकिन हम क्या बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग क्या है हमारे पास? सीमेंट्स हम बना रहे हैं, हम फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, हम टेक्सटाइल बना रहे हैं, हम काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है और हमारे अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि हम दूसरी चीज़ों में भी प्रोडक्शन में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइड पर जा सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा भी दे सकते हैं और एक अच्छी प्रॉस्पर भी कर सकते हैं आने वाले 5-10 सालों में। सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल मैं सिर्फ आपसे ये कह दूं कि पिछले 50 साल से अगर आप पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री को देखें तो होंडा और टोयोटा ही है जो मेनली हमने 50 सालों में नाम सुने। वो यही हैं कि हर 1 साल बाद उनके नए मॉडल्स आते हैं, हम पुरानी गाड़ियाँ बेचते हैं, नए मॉडल्स ले लेते हैं। जबकि आप दुनिया में देखें तो 50 ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी आप गाड़ियाँ वहाँ पर चलाते हैं। अब रिसेंटली आ गई है, किया आ गई है, हुंडई आ गई है और दूसरे ब्रांड भी, चाइनीज़ ब्रांड्स भी आ रहे हैं। लेकिन कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही है। सब के यही कर रहे हैं, या तो उनके असेंबलिंग प्लांट्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं और आपके वहाँ से स्पेयर पार्ट्स आते हैं, वहाँ से उनका सारा चीज़ें आती हैं। वो चीज़ें एक यहाँ पर आके या तो असेंबल होकर हमें मिलती है या तो पूरी गाड़ी इंपोर्ट होती है। अगर पिछले 5-50 सालों में हमारी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ गई होती कि अब हम इन चीज़ों को इंपोर्ट नहीं कर सकते, अब हमें गाड़ी यहीं पर मैन्युफैक्चर करनी है, चाहे होंडा हो, टोयोटा हो, इट डजेंट मैटर, चाहे 4 कंपनीज हो, चाहे 2 कंपनीज हो, लेकिन अगर यही गाड़ियाँ यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती तो उनकी प्राइस भी कम होती और वो ज़्यादा कंपेटिटिव मार्केट में भी आ जाती, आपके इंपोर्ट बिल्स भी कम होते और आपकी एक महारत भी होती कि हाँ हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग है। इंडिया भी हमारे से पहले कुछ 10-12 साल पहले तक कोई गाड़ी नहीं बना रहा था, लेकिन आज इंडिया के अंदर सारी गाड़ियाँ खुद मैन्युफैक्चर हो रही हैं। आज भी अगर हम इस तरफ आ जाते हैं, ये तो एक गाड़ियों का एग्जाम्पल हो गई, सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हमारा अगर माइंडसेट ट्रेडिंग से हट के और मैन्युफैक्चरिंग साइड पर आ जाए या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से हट के इन्वेस्टमेंट साइड पर आ जाए तो पूरा सिनेरियो बदल जाता है। इंस्टेड ऑफ कि हम ये देखें कि आज मार्केट में 300 स्क्रिप्ट्स हैं, 300 स्क्रिप्ट्स में से 25 या 30 स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जिसके अंदर सिर्फ हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग होती है, कंपनी की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, कोई बहुत अच्छी अर्निंग्स नहीं आ रही हो और 5-5 साल तक कुछ नहीं कमा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन 5 सालों में आप देखेंगे हाईएस्ट वॉल्यूम मेकिंग कंपनीज स्टॉक मार्केट में यही होंगी। जबकि जो कंपनीज एक अर्निंग अच्छी कर रही है, एक अच्छा बिजनेस प्रॉस्पर कर रही है, आपकी इकोनॉमी को इतना सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आप इकोनॉमी में बेचते हैं और आपको उससे पैसा आता है, आप इन्हीं चीज़ों से और दूसरी चीज़ें बना के आप एक्सपोर्ट करते हैं, जिस तरह मार्केट इकोनॉमी चलती है। अगर हमारा माइंडसेट लॉन्ग टर्म पीरियड पर आ जाए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल माइंडसेट हो जाए, तो ये जो चीज़ें हमारे को आज तकलीफ़ दे रही हैं ये हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी इंस्टेड ऑफ के जो आज वीकनेस है। अच्छा, ये जो कंपनीज होती हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है,
इनसे अगर कोई भी शेयर होल्डर कोई भी डिटेल लेना चाहता है या कोई जो है ना वो ब्रोकरेज हाउस उनसे कांटेक्ट करके ये बोलता है कि हमें आपकी जो है ना वो कुछ डिटेल्स चाहिए अपने शेयर होल्डर्स के लिए, तो अभी लास्ट वीक भी मेरे ख्याल से इसी वीक में स्टार्टिंग में मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी पाक सऊदी वालों की ना, तो उसमें भी शेयर होल्डर्स बैठे हुए थे कुछ वहाँ पर, और वो अगर मतलब कंपनी की जो वो बुक होती है उसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। अगर वो खुद से हटके अगर कोई सवाल पूछे थे और बोल रहे थे कि इसके बारे में बताएं या फिर इसका कोई प्रूफ दिखाएं, तो वो लोग कोई आंसर नहीं कर रहे थे। तो इस बात पे मीटिंग में काफ़ी झगड़ा भी हो गया था डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में कि आप ये क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह अगर किसी और कंपनीज़ में भी आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कॉल करें कि ये मतलब क्या कर रहे हैं, कितनी आपकी वैल्यू है, आपकी मतलब कितनी जो है ना कंपनी स्टेबल है, शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कंपनीज़ के बारे में जानना, तो कंपनीज़ का जो इनसिक्योरिटी लेवल होता है ना वो बिल्कुल हाई पीक पर होता है। वो इतनी इनसिक्योर हो जाती है कोई भी डिटेल्स अपनी देने में, हालांकि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन वो बहुत इनसिक्योर होती हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा। आप किस कंपनी की पर्टिकुलर बात कर रही हैं? अब मैं कंपनीज़ के नाम नहीं ले सकती, लेकिन काफ़ी बड़ी कंपनीज़ जो कि नामी गिरामी कंपनीज़ हैं, और उनके साथ पर्सनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर मैंने उन्हें कांटेक्ट किया है कि मुझे आपकी कंपनीज़ की जो है कंपनी की प्रोफाइल बनानी है, तो डिटेल्स चाहिए, मुझे किसी ऐसे कंसर्न बंदे से बात करवा दें जो मुझे डिटेल्स दे, तो उस तक पहुंच जाती हूँ। लेकिन फिर वो कहता है कि कुछ लोग होते हैं उसमें से कहते हैं कि आप ईमेल कर दें, फिर उनको ईमेल करो कोई रिस्पांस नहीं आता, फिर दोबारा कांटेक्ट करो तो फिर वो मतलब टहलाते रहते हैं और नहीं बताते। देखिए, जो भी अच्छी कंपनी होगी वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि अपने शेयरहोल्डर से जवाब ना दें। सिर्फ हमें ये करना होता है कि हर कंपनी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पर उनके फाइनेंशियल्स भी मौजूद होते हैं। हर कंपनी की वेबसाइट के ऊपर उनके अबाउट मी में होम पे उन किस कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होगा। आप उसके फाइनेंशियल्स में जाएंगे, उसके फाइनेंशियल्स उसका आपके सामने आ जाएंगे पिछले 5-7 सालों के, कि पिछले 5-7 सालों में इस कंपनी ने क्या खर्च किया है, क्या इंपोर्ट किया है, क्या लगाया है, क्या बनाया है, किस तरह अर्निंग किया है या लॉस किया है, सारी चीज़ें। अगर आप उस चीज़ को पूरा स्टडी करके आप एक कंपनी की फ़ोन करती हैं और आप उसके CFO से बात करती हैं और उनको डिटेल से पूछती हैं कि मुझे इस बारे में ये डिटेल चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मना करें, क्योंकि मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने जब भी किसी कंपनी को स्टडी किया है और उनको मैंने फ़ोन किया है, अभी रिसेंटली मैंने पिछले 1-2 महीनों में मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 कंपनीज़ को फ़ोन किया था, मुझे सब ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। मुझे इनफैक्ट बहुत अच्छी नॉलेज भी उनसे मिली है। और प्लस ये तो वो हो गई कि आप फ़ोन करिए, इसके अलावा भी अगर आप देखें तो हर कंपनी की 3 महीने में एक कॉर्पोरेट ब्रीफिंग, 6 महीने में कॉर्पोरेट ब्रीफिंग आती है, जिसका मकसद यही होता है कि कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से उसने बैक एंड पे काम किए हैं और क्या चेंजेस ला रही है, क्या बेहतरी ला रही है, उसी के लिए वो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग रखती हैं। और उसके अंदर सारे के सारे शेयर होल्डर्स को इन्विटेशंस भी होता है कि आप जाके उनसे वो सुनें कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट की है, और फिर उनसे अगर आपके पास कोई सवाल है तो उनसे सवाल करें, वो आपको जवाब देंगे। और ये कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में यही सब कुछ होता है। लेकिन अगेन नहीं, ऑलमोस्ट अगर आप बात करें पिछले 20 दिनों में मेरे ख्याल से मोर देन 60-70 कंपनीज़ के कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स आई हैं। लेकिन वही बात है कि कंपनी भी तो अच्छी होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए। अगर आप मुझे ये बोलें कि एक XYZ कंपनी जिसकी 10 साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अर्निंग नहीं आई है और जिसकी शेयर प्राइस आज से 10 साल पहले 100 रुपये की थी और वो 5 रुपये में मिल रहा है क्योंकि कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसा मसला हो जिसकी वजह से कंपनी भी परफॉर्म नहीं कर रही और वही चीज़ आपको वहाँ दिखेगी, कोई जवाब नहीं दे रहा होगा आपको। तो बात वही है ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो आप फिर उन कंपनीज में जाएंगे नहीं जिस कंपनी के वैसे हालात ख़राब है, जो कंपनी ज़्यादा परफॉर्म कर रही है। और वो वैसे भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हम बात करें तो वो गिनी चुनी है, ज़्यादा नहीं है। मतलब 100-150 ऐसी कंपनीज होगी जिनके अंदर आप समझते हैं कि मेरा एक पोर्टफोलियो हो, मेरी एक इन्वेस्टमेंट हो जो मुझे आज नहीं तो 2 साल, 5 साल और 10 साल के बाद एक अच्छा फ्रूटफुल रिटर्न दे। हर कंपनी ऐसी नहीं है। इसी वजह से लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि अगर आज हम बात करते हैं हमारे पास 300-350 कंपनीज लिस्टेड है, तो हम यहाँ से इसको 1000 और 2000 और 3000 पर ले जा सकते हैं, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट किस तरीके से इकोनॉमी को सपोर्ट भी कर रहा है और पता भी चल रहा है कि इस इकोनॉमी में हो क्या रहा है। आज सिर्फ 300-400 कंपनीज लिस्टेड है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इनफ है। ये है सारी बात। कुछ कंपनीज मैंने ऐसा सुना है क्योंकि कुछ यहाँ पे लोगों का मैंने इंटरव्यू किया तो मुझे उनकी ही बातों से ये पता चला कि जब कंपनीज को यहाँ पे लिस्ट किया गया तो उस वक्त ये था कि उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन जब बाद में उनके शेयर प्राइस गिर गई और उन लोगों ने उस पर पैसा लगा दिया, तब ये बात खुली कि उनके ऊपर तो कर्जा है बहुत ज़्यादा।
तो ये भी एक सच है मार्केट का। नहीं, वो सच बिल्कुल है, मैं समझ रहा हूँ आप किस कंपनी की भी बात कर रही है, लेकिन बात ये होगी कि अगर आज से 5 साल पहले एक कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है जो आपको 25-30 रुपये की अर्निंग दे रही है और उसकी शेयर प्राइस भी उसकी अर्निंग के हिसाब से 250-300 रुपये है, और ऑन गोइंग कंसर्न्स में अगर उसने 5 साल पहले इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 4 साल पहले परफॉर्मेंस दी, और फिर किसी वजह से उसका जो रॉ मटेरियल है या तो वो महंगा हो गया या तो फिर उसकी कोई खास डिमांड नहीं रही, तो जो प्रोडक्शन हो रही है वो प्रोडक्शन कम हो गई, तो उनको इंपोर्ट करने में तकलीफ हो गई, जिसकी वजह से उनको कंपनी आज भी चलानी वजह से और लोन लेना पड़ा। तो ऑन गोइंग कंसर्न में अगर लोन लिया जाता है तो वो तो आपके पास हर 3 महीने 6 महीने 1 साल में किताबें आ रही हैं, आप कंपनी के फाइनेंशियल्स पर हर साल देखें, आपको दिखेगा कि सही है इस कंपनी ने इस टाइम पीरियड में इतना लोन लिया है। तो फिर आप उसके ऊपर उसी वक्त सवाल करें, और अगर आपको उस वक्त सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो फिर आप उस शेयर से निकल जाएं। जो साउंड कंपनी होगी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो अच्छी साउंड कंपनीज है वो आपको जवाब ना दें या फिर वो अपनी बुक्स में ये सारी चीज़ों को मेंशन ना करें। अगर हो सकता है आज इस साल किसी ने लोन नहीं लिया है और नेक्स्ट साल किसी ने लोन लिया तो नेक्स्ट की किताब में आपको दिखेगी वो चीज़ें सारी। अच्छा, इस वक्त जो है वो पुराने इन्वेस्टर जो है ना वो बहुत वो नज़र आते हैं, डामाडोल से कह लो कि वो नहीं एक सीधे लाइन पे नहीं चल पाते, वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। हमारे भी हैं पर्सनली शकील इन्वर्ट हैं हमारे जानने वाले, मतलब हमारे जो आते हैं ऑफिस में, वो भी जब मार्केट अच्छी होती है, मार्केट में मंदी नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब से बातें करते हैं। फिर जब वो रिलैक्स होते हैं तो फिर उनके व्यूज़ कुछ और होते हैं। तो मतलब पुराने इन्वेस्टर्स का ये हाल है, तो उनको देख के नए इन्वेस्टर तो बिल्कुल ही हिम्मत हार जाते हैं। तो वो कैसे मार्केट में आएंगे? नहीं, देखें ये बहुत शॉर्ट टर्म व्यू है जो आप मुझसे बात कर रही हैं। अब जाहिर सी बात है जिस तरह की आपने की, जिसकी भी आप बात कर रही हैं, अगर आप ये कह रही हैं कि आज अगर मार्केट 500 प्लस है तो वो बहुत खुश है और कल वो 500 माइनस है तो वो खुश नहीं है, तो फिर वही माइंड सेट हो गया ना कि आज मुझे 5,000 रुपये मिले, कल मुझे 5,000 रुपये मेरे यही चले गए। तो इस माइंड के साइड के साथ तो आपकी जीत नहीं है पाकिस्तान में। अगर देखें वही बात है, यही मसला है। इसी माइंडसेट को मैं आपके कह रहा हूँ कि यही बदलने की हमें ज़रूरत है कि हम 1-2 दिन 4 दिन 1 महीना 4 महीने 6 महीने के लिए स्टॉक में काम करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ख़राब हमारी मार्केट जब होगी जब आपकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 5 साल के बाद आपकी कंपनी में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया वो आपको रिटर्न ना दे, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हम ख़राब है। लेकिन अगर आप ही ट्रेडिंग माइंडसेट से रहें कि हमें आना है 5-10 हज़ार 50 हज़ार रुपये की ट्रेडिंग करनी है, चले जाना है, तो फिर इसमें स्टॉक मार्केट की तो गलती नहीं है। क्योंकि अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि आज हम ग्राफ उठा के देख लेते हैं। एक कंपनी जो पिछले साल 15 रुपये की थी आज वो 20 रुपये की है, तो एक साल में उसने आपके हिसाब से कितना रिटर्न दिया? 15 से 20 के हिसाब से 35%, 40%, 45% आपको रिटर्न मिल गया एक साल में, विच इज़ नॉट बैड। अगर आज आप मुझसे बात करें कि एक यूएसए जैसे मुल्क में या यूके जैसे मुल्क में अगर कोई एक कंपनी लगाता है, या पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में भी कोई एक कंपनी लगाता है, तो वो किस प्रॉफिट मार्जिन को टारगेट करके वो उस कंपनी को लगा रहा है। अगर आप सीमेंट फैक्ट्री की बात करते हैं, पूरा एक प्लांट लगा रहे हैं, वो अरबों रुपए का प्लांट है। तो अगर एक आदमी 2 अरब 5 अरब और 10 अरब रुपए की एक प्लांट लगा रहा है किसी भी चीज़ का, और उससे ही वो 10% और 15% टारगेट कर रहा है एक साल के अंदर, और हमें स्टॉक मार्केट एक साल में 40% रिटर्न दे रही है, तो कौन सा बेहतर हुआ? स्टॉक मार्केट रिटर्न बेहतर हुआ। लेकिन बात वही है कि 15 रुपये से 20 रुपये होने में उसे 1 साल लगा, लेकिन इस 1 साल में वो 15 से 18, 18 से 20 और 20 से 15 6 बार हुआ। तो जिसकी आप बात कर रही है ट्रेडिंग में, वो बेचारा 6 बार मर गया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है या फिर हमारा काम करने का तरीका चेंज हो जाता है कि हम 100% सिर्फ ट्रेडिंग ना करें, हम अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखें। हर चीज़ की एक तरीक़ाकार है कि अगर आपके पास हैं 1 लाख रुपए और आप 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करेंगे तो आपका 1 लाख रुपए हाई रिस्क पर है। अगर आपके पास है 1 लाख रुपए, आप 50,000 रुपये की ट्रेडिंग करते हैं, 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपका हाई रिस्क पे सिर्फ 50,000 रुपये है। इसी की जगह 25,000 रुपये आप हाई रिस्क पे लगा के 50,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो आप 25,000 रुपये हाई रिस्क पे बैठे हुए हैं। लेकिन ट्रेडिंग इज़ अ हाई रिस्क बिजनेस। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप हर ट्रेड पे पैसे कमाएंगे, और जब आप पैसे नहीं कमाएंगे तो आप ऐसी बातें करेंगे। वही बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि यहाँ पे वही फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से शायद नहीं, चीज जो है वो देखिए नॉलेज नहीं है उसको भी। हर आदमी को ये पता है कि इसी कंपनी को अगर वो कंपनी अच्छी है और मैं उसको 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे 25 से 50% रिटर्न मिलना है। आज की तारीख में आज मार्केट 44,000 इंडेक्स पे खड़ी हुई है, जो कि बहुत कोई सस्ती नहीं है लेकिन बहुत महंगी भी नहीं है।
44,000 पे होने की वजह यही है कि हमारी इकोनॉमिकल हालात इतने बेहतर नहीं है। हमारा डॉलर 180 पर ट्रेड हो रहा है 178 के ऊपर, हमारे इंपोर्ट बिल्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे एक्सपोर्ट इतनी है नहीं, हमारी इकोनॉमी उतने अच्छे शेप में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपका इंडेक्स 44,000 पे खड़ा हुआ है और फिर भी आपके जो स्टॉक्स हैं आपको 3 और 4 के मल्टीपल पे मिल रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ते शेयर्स हैं। अगर सिर्फ आप इसी माइंडसेट के साथ आज मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि एक साल बाद अगर यही स्टॉक 5 के मल्टीपल पे भी आ जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट का 25 to 30% रिटर्न आप घर पे लेके जा सकती हैं। लेकिन अगर मैं यही 30% रिटर्न अपनी ट्रेडिंग में हार जाऊँ तो मैं घर पे एक साल के बाद कुछ भी लेके नहीं जाऊँगा। तो एग्जैक्टली जस्ट अ माइंडसेट एंड सब्र की गेम कि आपको सब्र रखना है, जिस तरीके से आप ज़मीन लेके सब्र करते हैं। देखिए नहीं, पाकिस्तान की आवाम में बिल्कुल है। बात यह है कि स्टॉक को लोग किस तरह परसीव कर रहे हैं। अगर मैं आज एक ज़मीन लेता हूं जाके, तो ज़मीन मुझे पता है कि मुझे 1 साल 2 साल और 3 साल रखनी है, क्योंकि वो चीज़ मैंने 2 करोड़ और 3 करोड़ रुपए की लिए, 5 करोड़ रुपए की। लेकिन स्टॉक में आपके पास ऑप्शन है कि जो कंपनी वो अरबों रुपए की लगी हुई है, आप उसके शेयर्स 50,000 रुपए की भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप ज़मीन 3 साल रखते हैं तो आप स्टॉक 3 साल क्यों नहीं रखते हैं? मैं ये नहीं कहता कि आप स्टॉक 3 साल बिल्कुल रख के भूल जाएं, लेकिन देखें स्टॉक मार्केट वो बिज़नेस है जहाँ पर आपको उतार चढ़ाव मिलेंगे। अगर आप एक चीज़ 50,000 रुपये या लाख रुपए की ले रहे हैं, आपको एक मौका मिला है 5% गेन का, 10% गेन का, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, 50% बुक करें, आपका 50% कैश आ गया। वेट फॉर द मार्केट टू कम डाउन, क्योंकि मार्केट ने नीचे आना है। मार्केट की खूबसूरती यही है कि मार्केट आपको हर बार एक नया मौका देगी। अगर एक चीज़ आपको 40% रिटर्न आज दे रही है, आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक करें और आप 2 महीने रुक जाए तो आपको फिर 10% नीचे एक चीज़ मिल रही होगी। तो आपके बेसिकली जो 40% आपके पैसे खुले किए थे आपको 10% मिल रही है, आज आप उससे 42% ज़्यादा ले सकती हैं चीज़ें। तो ये तो आपकी कंपाउंडिंग अक्यूमुलेटेड अर्निंग हो जाएगी 1 साल के बाद। लेकिन वही बात है कि आप उस माइंडसेट के साथ काम तो करें। अगर इतना अच्छा माइंडसेट सबका हो जाए तो ये पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का नक्शा ही ना बदल जाए। ये 2.5 लाख लोग 25 लाख हो जाएंगे, जिनको समझ आ जाए कि मार्केट में काम करना किस तरीके से। और जो यहाँ पर स्मार्ट मनी है, जो यहाँ पर समझदार लोग हैं, जो मार्केट को समझ के काम करते हैं, वो यही करते हैं। जिसकी वजह से हम आज भी देखते हैं कि वो लोग जो 50 साल और 30 साल और 40 साल पहले भी मार्केट में एग्जिस्ट करते थे, वो आज भी बड़े खुशी खुशी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनका काम करने का तरीका वो है जिस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। अगर आप वही ट्रेडिंग के माइंडसेट से आएंगे तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है पैसे कमाना। अच्छा, अभी जो है ना डॉलर सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक जो है वो डॉलर 250 रुपये तक बढ़ जाएगा। अब ये अफवाह है या फिर मतलब देखें, मैं इसको अफवाह नहीं बोलूँगा, मैं इसको एक्सपेक्टेशन बोलूँगा। आज जो आपकी इकोनॉमी के हालात हैं उससे अगर हम यह देखें कि 6 महीने बाद हम कहाँ होंगे, तो आज एक्सपेक्टेशंस आप बिल्कुल ऐसा रख सकती हैं कि 200-250 डॉलर हो सकता है। लेकिन बात यह है कि क्या उन लोगों को ये लगता है, जो लोग फील्ड पर काम कर रहे हैं, जो लोग फाइनेंशियली काम करके ये देख रहे हैं कि क्या वाकई में 250 डॉलर हो सकता है? जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, आपने श्रीलंका के बारे में सुना होगा कि श्रीलंका के हालात तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बुरे हैं। वहाँ पर है 250 का तो डॉलर। पाकिस्तान के तो ऐसे कोई हालात नहीं है। पाकिस्तान आज भी एक अच्छी डिसेंट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट उसकी चाहे ज़्यादा हो लेकिन एक डिसेंट एक्सपोर्ट करता है। कंपनीज़ के पिछले साल के आप कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट्स देख लें, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 सालों में ऐसे रिजल्ट्स आए हों, पिछले 5 सालों में ऐसे रिजल्ट आए हों। डिविडेंड पे आउट्स देख लें, डिविडेंड पे आउट के हिसाब से आज भी कंपनीज फ्री है। डॉलर 250 रुपये हो जाने का मतलब बहुत बुरा होगा पाकिस्तान के लिए। हमें नहीं लगता कि ऐसा हो। ये हो सकता है कि IMF की जब तक हम शराइत को पूरा करें, जिन शर्तों को हम मानें, और उनकी वजह से जो हमें 1-2 महीने और थोड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि 5% और डॉलर ऊपर चले जाए, जो कि बनता है आपका 7-8 रुपये, समथिंग अराउंड 185-86। पर्सनली हमें नहीं लगता कि 185-86 क्रॉस करेगा, लेकिन आपकी बात सही, मार्केट में 200-250 रुपये की बातें हो रही हैं, जो कि ये एक डर से भी होती हैं। अगर आप वर्किंग करें, आप नंबर्स देखें तो नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि 250 रुपये पे डॉलर जाए। स्टॉक मार्केट पे तो उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट चले जाती है यहाँ से। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों चले जाती है कि जब फॉरेनर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो तो आपके पास 180-85 रुपये से डॉलर लेके आ रहा है। अगर उसने आपके मुल्क में आके 10-20% इन रिटर्न बना भी लिया तो उसे डॉलर में 50% मार पड़ जाएगी।
इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान आ नहीं रहे। लेकिन जिस वक्त ये डॉलर स्टेबल हो गया, जो कि मुझे लगता है कि 185 और 175 के बीच में इसकी स्टेबिलिटी एट द मोमेंट करंटली आ जानी चाहिए। अगर ये करंटली आ जाती है, IMF की शर्तें हम मान लेते हैं, IMF हमें जो 1 बिलियन की ट्रांच आनी है वो आ जाती है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, डॉलर आपका कंट्रोल भी हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी भी आ जाएगी, और जो कंपनी परफॉर्मेंस दे रही हैं उसकी वजह से आज ही उनके रेट डबल होने चाहिए, वो आज नहीं तो 1 साल बाद हो जाएंगे। सारी बात ये कि इन्वेस्टमेंट कौन करता है इस मार्केट के अंदर। अच्छा, दिसंबर की क्लोजिंग है और नया साल भी आने वाला है, तो आप खुद जो है ना वो पर्सनली इन्वेस्टर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें कौन से सेक्टर्स में या कौन सी कंपनीज में जो है ना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए? सजेस्ट तो नहीं, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊँ तो मैं इन चीज़ों में बनाना चाहूँगा। अगर आज भी आप देखें तो मेरे हिसाब से सीमेंट सेक्टर बहुत सस्ता है, मेरे हिसाब से स्टील सेक्टर बहुत सस्ता है। हो सकता है 5-10% और नीचे आ जाए, वही बात है, मार्केट की खूबसूरती है ये। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज बुरा परफॉर्म कर रही हैं या अर्निंग्स नहीं आएंगी। हो सकता है कि एक क्वार्टर की अर्निंग नहीं अच्छा है, लेकिन अगले 3 क्वार्टर की अर्निंग्स इतनी अच्छी आ जाएगी कि इस क्वार्टर को कवर कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करनी चाहिए। और दिसंबर एंड है, ईयर एंड है, चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही हैं, अंडर वैल्यूड हैं चीज़ें, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और एक अच्छे टाइम का इंतज़ार करना चाहिए। हमें पर्सनली लगता है कि अगर आज इन रेटों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए तो विद इन 6 months to 1 year आप 30 to 50% गेन देख सकती है अपनी इन्वेस्टमेंट का, विच इज़ वेरी गुड रिटर्न। और दुनिया में लोग इस रिटर्न पे काम बहुत खुशी से करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी चीज़ें बताई हैं आज इंटरव्यू में, अगर ये चीज़ें लोगों को समझ में आ गई तो मार्केट का जो नक्शा बदलने का क्रेडिट है वो तो आपको ही जाएगा। नहीं ऐसा होना चाहिए। लोगों को समझ में आ गया, अगर हमारी बात, अगर 1000 लोग देख रहे हैं ये वीडियो, 1000 लोग इसको सुन रहे हैं आपकी बात को, और अगर इसमें से 50-100 ने भी फॉलो कर लिया ना तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और काफ़ी हमारे मतलब पाकिस्तान में भी इस चीज़ की जो है ना, उनके इंसान को देख के इंसान करता है, आजकल तो ऐसे ही है। तो अगर 100 बंदे को समझ में आएगी तो 100 बंदे उनको देख के आगे बढ़ेंगे। तो बस यही है उम्मीद कि हमारी स्टॉक मार्केट का, हमारे पाकिस्तान का जो है ना वो हालात सुधर जाएं, लोगों को समझ आ जाए। जो लोग समझते नहीं हैं और बस लालच में या जल्दबाजी में जो है ना वो अपना खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो आपको भी इस वीडियो से उम्मीद करती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की एक वीडियो आपके लिए फिर लेके आऊँगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।